आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जियोमेट्री से और जियोमेट्री में इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज और इसके कैरेक्टर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को सोचने से कि आखिर जियोमेट्री का मतलब क्या है। तो जियोमेट्री ये हमें मिलता है दो वर्ड्स को मिलाकर। पहला वर्ड होता है जियो, और जियो का इस्तेमाल आपने कई जगह सुना होगा, जैसे जियोग्राफी या फिर जियोलॉजी या जियोपॉलिटिकल। कई सारी जगह पर हम ये जियो वर्ड को सुनते आए हैं और इसका मतलब होता है अर्थ। तो जब भी हम अर्थ से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं जियो की। तो जियोमेट्री का जो दूसरा पार्ट है, इसका इस्तेमाल भी आपने काफ़ी जगहों पे सुना होगा, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की या फिर मीट्रिक सिस्टम की। तो ये जो सभी वर्ड्स हैं ये रिलेटेड हैं मेजरमेंट से। तो हमारे ये जो जियोमेट्री का दूसरा वाला पार्ट है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो हम कह सकते हैं अगर हम जियो और मीट्री को मिला दें तो हमें मिलता है जियोमेट्री, जिसका की मतलब होता है अर्थ मेजरमेंट्स। तो जब भी कोई जियोमेट्री की बात कर रहा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो अर्थ से रिलेटेड मेजरमेंट्स की बात कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये जो नाम रखा गया है जियोमेट्री, ये काफ़ी सही है, क्योंकि जियोमेट्री दरअसल एक बहुत ही जनरल सब्जेक्ट है। ये इस चीज़ की स्टडी है कि किस तरीके से शेप्स, स्पेस और वो चीज़ें जिन्हें कि हम देख सकते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जब आप शुरू करते हैं जियोमेट्री के बारे में सीखना तो आप लाइंस, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, एंगल्स और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करते हैं। और ये सभी चीज़ें ये आखिर जियोमेट्री के ही तो कैरेक्टर्स हैं, और इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे बाद में। लेकिन इनके अलावा भी जियोमेट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पैटर्न्स, 3 डायमेंशनल शेप्स, ये सभी जियोमेट्री के अंदर आते हैं। तो लगभग वो सभी चीज़ें जो हम देखते हैं वो जियोमेट्री के अंदर ही आती हैं। यानी कि सभी विजुअली मैथमेटिकल चीज़ें जिन्हें हम समझते हैं किसी ना किसी तरीके से जियोमेट्री के अंदर कैटेगराइज की जा सकती हैं। और ये सभी चीज़ें समझ लेने के बाद चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से, जियोमेट्री के बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट से, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर हम शुरू करते हैं एक डॉट से, इस वाले डॉट से, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है हमारी इस स्क्रीन पे, और इस चीज़ को लिटरली हम एक पॉइंट ही कहते हैं, और मैं इसे एक डेफिनेशन कहूँगी। और मैथ्स के बारे में मज़ेदार बात यह है कि आप डेफिनेशंस बना सकते हैं। आप इसे एक हाथी या फिर चूहा कुछ भी कह सकते थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम इसे पॉइंट बुलाएंगे, जो कि सही भी है, क्योंकि आमतौर पर रोज़ की ज़िंदगी में हम इसे एक पॉइंट ही कहते। तो पॉइंट के बारे में मज़ेदार चीज़ ये है कि ये सिर्फ एक पोजीशन है। आप एक पॉइंट पे मूव नहीं कर सकते, आप एक पॉइंट पर बिल्कुल भी चल नहीं सकते। अगर आप इस पॉइंट से ज़रा सा भी हिल जाते हैं तो आप इस पॉइंट पे नहीं रहेंगे, आप कहीं और किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अलग अलग पॉइंट्स ये दरअसल डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास एक कोई दूसरा पॉइंट हो, इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास कहीं एक और पॉइंट हो, और यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन आप अगर इन्हें रेफर करना चाहें, अगर आप इन पॉइंट्स को बुलाना चाहें तो आप कैसे कहेंगे? और सबके पास ऐसी रंग बिरंगी पेन तो होती नहीं है जैसे कि मेरे पास हो। अगर यहाँ पर सबके पास रंग बिरंगी पेन होती तो हम कह सकते थे कि ये हमारा ग्रीन वाला पॉइंट है, ये हमारा ब्लू वाला पॉइंट है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो जियोमेट्री में पॉइंट्स को रेफर करने के लिए हम उन्हें लेबल्स देते हैं, और ये लेबल्स ये लेटर्स होते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये जो ऑरेंज पॉइंट है, इसे मैं बुला सकती थी ए। मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा पॉइंट ए है। इसी तरीके से मैं अपने इस वाले पॉइंट को नाम दे सकती थी पॉइंट बी, और फिर मैं अपने इस पॉइंट को बुला लेती सी, और हमारा ये जो ब्लू वाला पॉइंट है इसे हम नाम दे देते हैं डी। तो हम अपने पॉइंट्स को अल्फ़ाबेट्स के नाम देते हैं। और अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि बताओ पॉइंट सी कहाँ पे है और पॉइंट सी को सर्कल करो, तो मैं यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है सी, इसे मैं सर्कल कर देती इस तरीके से।
तो अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है और आपके पास ये चीज़ें भी हैं जिन्हें आप पॉइंट्स बुलाते हैं। आप इन पॉइंट्स पर चल नहीं सकते, ये सिर्फ पोजीशन स्पेसिफाई करती हैं। लेकिन क्या होता अगर आप थोड़ा सा चलना फिरना चाहे तो? क्या होता अगर आप एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट तक जाना चाहें तो एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन सभी को आपस में जोड़ना होगा। यानी कि अगर मैं ए से चलना शुरू करती हूँ और मैं बी तक जाती हूँ तो मेरे ए और बी के बीच में देखिए इतने सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम जोड़ते हुए अपने बी तक पहुँच जाएंगे। तो अब ये जो चीज़ मिल रही है हमें यहाँ पॉइंट ए और बी के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं? तो रोजाना की जिंदगी में जब आपको कोई ऐसी चीज दिखती है तो आप इसे एक लाइन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन और लाइन सेगमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो ये एक लाइन सेगमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पे यहाँ पर ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ए और बी को इंक्लूड करते हुए अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाता है। और इसी तरीके से अगर हम किन्हीं और पॉइंट्स को भी जोड़ देंगे तो भी हमें एक लाइन सेगमेंट ही मिलेगा। जैसे कि अगर मैं पॉइंट डी और पॉइंट सी को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों के बीच आने वाले सभी पॉइंट्स को जोड़ती जाऊं तो मुझे यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट और मिल जाता है। और यहाँ पर ये दोनों हमारे लाइन सेगमेंट हो गए। इससे भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर ये जो डी और सी को कनेक्ट करते हुए सभी पॉइंट्स हैं, डी और सी को इंक्लूड करते हुए, ये भी हमें एक लाइन सेगमेंट देते हैं। और फिर से अब हम अपने पुराने सवाल पे पहुंच गए हैं कि आखिर अब इन लाइन सेगमेंट्स को हम कैसे बुलाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स हैं तो इनके नाम भी तो अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि सबके पास रंग बिरंगी पेन्स तो होती नहीं है। आप इसे ऑरेंज और ब्लू लाइन तो नहीं बुला सकते। तो इनका नाम क्या होना चाहिए? तो इन्हें नाम देने के लिए हम इनके एंड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पर मैं फिर से एक डेफिनेशन ले आ रही हूँ एंड पॉइंट्स की। तो एक लाइन सेगमेंट के जो एंड वाले पॉइंट्स होते हैं हम इन्हें एंड पॉइंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये लाइन सेगमेंट है, इसके एंड में यहाँ पर है ए पॉइंट और यहाँ पर है बी पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी हमारे यहाँ पर एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनमें से एक पॉइंट से हमारी लाइन सेगमेंट शुरू होती है और दूसरे पे ये खत्म हो जाती है। तो इस लाइन सेगमेंट को हम लिख सकते हैं ए बी। और ये दिखाने के लिए कि ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन सेगमेंट बना देंगे। तो यहाँ ए बी का मतलब है कि हम इस लाइन सेगमेंट की तरफ रेफर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने इस लाइन सेगमेंट को देखें तो इसे हम नाम दे सकते हैं DC और यहाँ पर इसके ऊपर ये छोटी सी लाइन सेगमेंट। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इस लाइन सेगमेंट को जिसके एंड पॉइंट्स D और C हैं। और एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये है कि AB ही क्यों? इस लाइन सेगमेंट को तो हम BA भी बुला सकते थे, यहाँ पर इसे AB लिखने की क्या ज़रूरत है? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को BA नाम भी दे दूं तो ये भी दरअसल इसी लाइन सेगमेंट को ही रेफर कर रहा है। और इसी तरीके से अगर इस वाले लाइन सेगमेंट को मैं CD नाम दे देती हूँ तो ये भी दरअसल हमारे इसी लाइन सेगमेंट की तरफ इशारा करता है। तो अब इन चीज़ों के बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ रही है हमारे सामने, और वो चीज़ ये है कि जब हम पॉइंट की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट पे खड़े होने का मतलब था कि हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते थे अपने इस पॉइंट से। अगर हम ज़रा सा भी मूव कर जाते तो हम किसी दूसरे पॉइंट पे होते। इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे हमारे पास 0 ऑप्शंस थे मूव करने के। इसीलिए एक पॉइंट, इसे हम 0 डायमेंशनल कहते हैं। एक पॉइंट हमारा 0 डायमेंशनल होता है। इसी तरीके से जब बात हो रही थी एक लाइन सेगमेंट की, तो एक लाइन सेगमेंट पे सिर्फ हमारे पास एक रास्ता था मूव करने का। या तो हम A से B तक जा सकते थे या तो हम B से A तक आ सकते थे। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है इस लाइन सेगमेंट पे मूव करने का, और इसीलिए हमारी जो लाइन सेगमेंट होती है ये 1 डायमेंशनल होती है। हम कह सकते हैं कि एक लाइन में सिर्फ एक डायमेंशंस होते हैं।
और ये सभी जो बातें हैं ज़ीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, ये ज्योमेट्री के पॉइंट से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी चीज़ों का होना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप इमेजिन करें एक स्टिक पे चलना, तो उस स्टिक पे आप उसकी लेंथ के अक्रॉस मूव तो करेंगे, लेकिन उस स्टिक की कुछ न कुछ विड्थ भी ज़रूर होगी। लेकिन अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो एक लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, इसकी कोई भी विड्थ नहीं होती है। और रियल लाइफ में ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई चीज़ की सिर्फ लेंथ हो और उसकी विड्थ ना हो। अगर आप एक पतली सी रस्सी या फिर धागे की भी बात करें, तो उसकी भी कुछ न कुछ विड्थ तो ज़रूर होती है। और यही कारण है कि एक लाइन सेगमेंट वन डायमेंशनल होती है, क्योंकि हम सिर्फ इसकी लेंथ के अलोंग मूव कर सकते हैं। तो एक और नई बात जो हमने अभी सीखी, वो ये है कि एक लाइन सेगमेंट इसकी सिर्फ लेंथ होती है, एक लाइन सेगमेंट की कोई भी विड्थ नहीं होती। तो अब अगर मुझे अपनी लाइन सेगमेंट की लेंथ को रेफर करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारा ये जो नोटेशन है, ये इंडिकेट करता है हमारी लाइन सेगमेंट को, लेकिन इसकी लेंथ को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो इसकी लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस लाइन सेगमेंट के ये ऊपर वाली जो लाइन सेगमेंट है छोटी सी, इसे हटा देते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी ए बी की जो लेंथ है, अगर इसकी लेंथ को हमें एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पर मैं बस ए बी लिखूंगी। और मान लेते हैं कि ये लेंथ यहाँ ए और बी के बीच की जो लेंथ है, ये 5 यूनिट्स के बराबर है। यहाँ पर मेरी यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं, ये सेंटीमीटर हो सकती है या फिर मीटर या किलोमीटर, ये कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स हमें बताता है कि पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी की जो लेंथ है, ये 5 यूनिट्स के बराबर है। तो चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और उस पॉइंट से चलकर आप एक दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं, लेकिन आप उस पॉइंट पे रुकते नहीं हैं, आप उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि आप पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं और आप पॉइंट डी पे पहुंचते हैं, लेकिन डी पे ना रुककर आप और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस आइडिया को हम कहते हैं एक रे। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रे को। रे का मतलब है कि आप एक पॉइंट से चलना शुरू करें और एक दूसरे पॉइंट से होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये रे है ए डी, क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है। और ये इंडिकेट करने के लिए कि ये एक रे है, हम इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे एरो लगा देंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो रे है, ये ए से शुरू हो रही है और बाद में डी से होते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते थे कि इस रे का नाम डी ए है। अगर आप इस रे को इस तरीके से लिखते, तो इसका मतलब होता कि आप डी पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और आप ए से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसीलिए हमारी इस रे का नाम डी ए नहीं हो सकता है। तो आप भी जब कभी एक रे को नाम दें, तो हमेशा ऑर्डर का ध्यान जरूर रखें। तो यहाँ पर जिस पॉइंट से हमारी रे शुरू होती है, उसे हम उस रे का वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है, ये हमारी रे का वर्टेक्स है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, रे भी वन डायमेंशनल होती है और ये एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरे पॉइंट से गुजरते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। ये कहीं भी जाकर नहीं रुकती है। तो यहाँ से एक बात आपके मन में आ रही होगी कि क्या होता अगर हम दोनों डायरेक्शंस में मूव कर पाते, तो उस चीज़ को हम क्या कहते? तो चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास हैं दो पॉइंट्स ई और एफ। मैं इस डायग्राम में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ भर गया है यहाँ पे। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स होते ई और एफ और इनसे कुछ इस तरीके से हम गुजरते कि हम दोनों डायरेक्शंस में मूव करते रहते हमेशा, तो इस चीज़ को कहा जाता है एक लाइन। यानी कि एक लाइन ये कभी खत्म नहीं होती और ये दोनों डायरेक्शन में हमेशा बढ़ती रहती है। यहाँ पर ये एरोज इंडिकेट करते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होती। और एक लाइन को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मुझे अपनी इस लाइन को एक्सप्रेस करना होता तो मैं लिखती ई एफ, क्योंकि हमारी ये लाइन इन दोनों पॉइंट से तो गुजर ही रही है, और इसके ऊपर मैं ये चीज़ बना देती। ये रिप्रेजेंट करता हमारी इस लाइन को।
और एक लाइन और लाइन सेगमेंट में यही अंतर होता है। एक लाइन सेगमेंट इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। जब भी हम एक लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि एक लाइन सेगमेंट की लेंथ या दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, लेकिन एक लाइन के केस में ये कभी भी खत्म नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन से। तो ज्योमेट्री में ये जो लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है ये हमारे काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि अक्सर हम चीज़ों के बीच की डिस्टेंस या उनके लेंथ के बारे में बात करेंगे, तो इसका इस्तेमाल तो हम काफ़ी जगहों पे करेंगे। तो एक रिलेटेड नोट पे मैं थोड़ी सी और बात कर लेती हूँ यहाँ पे डायमेंशंस के बारे में। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है इतना, लेकिन मैं फिर भी बात कर लेती हूँ। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स होते, पॉइंट्स x और y, और इन पॉइंट्स को मैं जोड़कर एक लाइन सेगमेंट बना लूँ, तो मेरे पास यहाँ पर है लाइन सेगमेंट XY। हो सकता है कि हमारा ये लाइन सेगमेंट ये किसी लाइन का पार्ट हो। यहाँ पर ये हमारी लाइन XY है और XY ये इस लाइन का एक सेगमेंट है। और अगर हमारे इस लाइन सेगमेंट पे अगर यहाँ पर हमारे पास कोई और पॉइंट होता Z, तो हम कह सकते थे कि x, y और z ये तीनों कोलीनियर हैं। कोलीनियर क्योंकि ये सेम लाइन पे लाई करते हैं, और हमारी ये जो लाइन सेगमेंट है ये वन डायमेंशनल है क्योंकि हम सिर्फ इसके अलोंग मूव कर सकते हैं। और अगर हमें ये चीज़ दे रखी हो कि जो x और z के बीच के डिस्टेंस है ये z और y के बीच की भी डिस्टेंस है, यानी कि x z इक्वल्स टू zy, तो हम कह सकते हैं कि ये जो z है हमारा ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी xy ये इसे दो बराबर हिस्सों में बांटता है। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे डैशेस मैंने बनाए हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में बराबर हैं। यहाँ पर हमारे पास xz एक लाइन सेगमेंट है और zy दूसरी लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ। तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि वन डायमेंशन तो ठीक है, लेकिन टू डायमेंशंस क्या होते हैं? तो जिस स्क्रीन पे हम यहाँ काम कर रहे हैं ये दरअसल टू डायमेंशंस है। यहाँ पर हम इस स्क्रीन पे लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं और हम यहाँ पर ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। तो ये जो हमारी स्क्रीन है ये दरअसल एक टू डायमेंशनल चीज़ है, क्योंकि हम यहाँ पर दो तरीकों से मूव कर सकते हैं, और टू डायमेंशनल चीज़ों को ही दरअसल प्लेनर भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास कोई पेपर है तो एक पेपर भी दरअसल टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि पेपर की कोई थिकनेस तो नहीं होती, हालांकि रियल लाइफ में होती है, लेकिन अगर हम उस थिकनेस को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दें तो उस पेपर पे या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा पेपर का प्लेन भी टू डायमेंशनल होता है। और इसी तरीके से थ्री डायमेंशनल तब होगा जब हम ऊपर नीचे और आगे पीछे मूव करने के अलावा अंदर बाहर भी मूव कर सकें। यानी कि अगर हम थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर हम ऊपर नीचे आगे पीछे और अंदर बाहर भी मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा 3D प्लेन है, और जो रियल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं ये दरअसल 3D ही है। और हो सकता है कि आगे हम 3D से भी बड़े डायमेंशंस के बारे में बात करें, लेकिन आज के लिए बस इतना ही।